ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन, साथ ही एक आध क्वेश्चन जो है वो दूसरे प्रकार के भी इसमें शामिल किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन करने से पहले याद कर लेते हैं फेवर्स की रीअरेंजमेंट किसे कहा जाता था। उसके लिए जो है अल्फा एनोलाइजेबल अल्फा हेलोकीटोन, यानी एक अल्फा, ये अल्फा डैश, दोनों ग्रुप कार्बन है यहाँ पर। एक पर है इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए और यहाँ पर एक हैलोजन है। तो इस तरह का जो कीटोन होता है जिस पे एक अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो तो वो इनोलाइजेबल होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पर ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाता है तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और यहाँ पर लग गया H, तो आप देख सकते हैं कि इनॉल बनता है। तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन ये कहलाता है। बेस की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। मैकेनिज्म को सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। अगर आप नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करते हुए अपने नोट्स बनाएं। ये देखिए बेस है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया। ये अम्लीय हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए वो चला गया। इनोलेट आयन मध्यवर्ती हमें प्राप्त हुआ। इंटरनल अटैक होता है C माइनस का। देखिए यहाँ पर एक माइनस चार्ज आता है अगर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, और इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक से एक 3 सदस्यीय वलय जो है उसका कीटोनिक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है। कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इस बेस का, OH माइनस का, और इस तरह से एक CO बॉन्ड बनता है और C डबल बॉन्ड O जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बन जाता है, और साथ ही आप देख सकते हैं ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स इसने कार्बन ने ले लिया और रिंग ओपनिंग, रिंग खुल जाता है, वलय खुल जाता है, और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो यहाँ तैयार होता है। यहाँ C माइनस आया प्रोटॉन लेकर, ये प्रोटोनेट होकर CH3 में कन्वर्ट हो गया और हमें एसिड जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ इस वाले रिएक्शन में। एक और वेरिएशन है फेवर्स की कंडीशंस का। देख सकते हैं कि आप अल्फ़ा अल्फ़ा या अल्फ़ा अल्फ़ा डैश या अल्फ़ा अल्फ़ा प्राइम जो डाई हेलोकीटोन्स है उनका रीअरेंजमेंट जो होता है बेस की उपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप जो है हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उसका व्युत्पन्न हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एस्टर है। देखिए एस्टर है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न ही है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो व्युत्पन्न है हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन पूछा गया है और बेस दिया हुआ है, और यहाँ पर अल्फा अल्फा प्राइम डाई हेलो कीटोन है, जिसे देखते ही बेस की उपस्थिति में हमें समझ में आ जाता है कि ये फेवर्स की रीअरेंजमेंट है। आप किसी भी हालत में देखिए कि अगर हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं, किसी भी हालत में ये जो एल्किल ग्रुप्स हैं इनका माइग्रेशन नहीं होता है। फेवर्स की रीअरेंजमेंट के दौरान ये जो हैलो ग्रुप्स हैं यही निकल के जाएंगे, इनका ही निष्कासन होगा। तो हमें इनका जो प्रोडक्ट इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है उसका हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि यहाँ पर Me और PH जो कि यहाँ पर एक ही कार्बन से इस कार्बन से जुड़े हुए थे, Me और PH, देखिए PH और OMe यहाँ हो गया है, Me यहाँ से हटाई दिया है इन्होंने, और ये PH और Me अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्बन पे है। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं वो नहीं होंगे, और ये यही ऑप्शन है जिसमें PH और Me एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमने इस सबस्ट्रेट में हमको दिया हुआ था। उसका मतलब है कि इनमें से जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर A है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे प्रतिस्थापित हैं उनका, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका माइग्रेशन फेवर्स की रीअरेंजमेंट में नहीं होना है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम अपने आंसर तक पहुँच रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं इसलिए समझ लेते हैं किस प्रकार से रिएक्शन हुआ। ये देखिए बेस ने इस हाइड्रोजन को लिया, इनोलेट आयन मध्यवर्ती बनता है और इस तरह से 3 मेंबर्ड रिंग बना है, और उसके बाद देखिए OMe का अटैक कार्बोनिल कार्बन पे हुआ है, और फिर आप देख सकते हैं कि ये CC बॉन्ड टूटा है, रिंग ओपनिंग हुई है, एस्टर मिला है, और साथ ही आप देख सकते हैं
कि इस तरह से बी आर को भी यहाँ से इन्होंने अनसैचुरेटेड, ये जो सेकेंड मॉडिफिकेशन था फेवॉर्स की रीअरेंजमेंट का अल्फ़ा अल्फ़ा प्राइम डाइहेलोकीटोन का, उसका ये मैकेनिज़्म है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि बी आर के दोबारा निष्कासित, सेकेंड बी आर के निष्कासित होने पर हमको इस तरह से अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, ये जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, वो हमें प्राप्त हुआ है। ध्यान दें कि ये पी एच और ये एम ई, इनका कहीं माइग्रेशन नहीं हुआ है एक ही कार्बन से, जैसे यहाँ जुड़े हुए थे सबस्ट्रेट में उसी प्रकार से यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे आंसर का जस्टिफिकेशन हुआ। याद कर लेते हैं कि सॉल्वोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है। सॉल्वोलिसिस में सॉल्वेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है और इसमें कोई एक एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है और वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर सकता है, और जिससे कि एक जो अक्सर एल्किल हैलाइड्स में जो हैलोजन होता है उसका सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन होता है, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि ये बी आर की जगह यहाँ पर OCH3 जुड़ गया है और बी आर न्यूक्लियोफाइल का निष्कासन या उसका प्रतिस्थापन हो गया है, इसलिए वो बाहर निकल गया है। सॉल्वोलिसिस के रिएक्शंस जो है तो हैं अधिकतर SN1 रिएक्शंस होते हैं। SN1 की बात हमने कही है, उसका मतलब कि कार्बोकेटाइन इस रिएक्शन के अंदर बनते हैं। हमें मालूम है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन हम पूछते हैं तो स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोकेटाइन की वो बहुत मायने रखती है। जो मेथिल कार्बोनियम आयन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, और इस तरह से फेनिल ग्रुप के द्वारा या टर्शरी कार्बोनियम आयन के प्लस आई प्रभाव के द्वारा और इसके मीजोमेरिज्म के प्रभाव के द्वारा जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइंस होते हैं। तो जिस सॉल्वोलिसिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइंस ज़्यादा स्टेबल होंगे, वो जो रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। द रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ 1 to 4 फॉलोज। देखिए ये हमें 4 सबस्ट्रेट दिए हुए हैं और इनके रेट्स हमें दिए हुए हैं, कौन सा सही है ये हम पता करना चाहते हैं। नंबर 1 को देखें तो हम देखते हैं कि ये अंदर से इसका अटैक होगा SN2 में, जो कि संभव नहीं है, और बाहर से ये सॉल्वोलिसिस में अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा नंबर 1 का। और ये देख सकते हैं कि यहाँ कार्बोकेटाइन प्लानर हो ही नहीं सकता। कार्बोकेटाइन की संरचना जो है वो समतलीय होती है, लेकिन इस ब्रोमोकैम्फेन में इस वाले कार्बन का समतल होना मुश्किल है, तो ये आसानी से कार्बोकेटाइन नहीं देगा। उसका मतलब ये आसानी से सॉल्वोलिसिस रिएक्शन नहीं देगा। तो नंबर 1 जो है उसका रेट किसी भी हालत में फर्स्ट नहीं हो सकता, तो ये हमने पॉसिबिलिटी काट दी। हमारे पास जो है ये 3 पॉसिबिलिटीज़ अभी बची हुई हैं। इनमें अगर हम देखें कैसे हम निकालेंगे सॉल्वोलिसिस के लिए, जो सारे जितने भी ब्रोमो ग्रुप्स हैं उनको हटा के वहाँ पर हमने देखिए प्लस चार्ज लगा के इसकी स्टेबिलिटी पता करनी चाहिए। और हम देख सकते हैं कि इसमें जो नंबर 3 है वो इसमें ये जो है एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हकल नियम के अनुसार एरोमेटिक सिस्टम के लिए होना चाहिए। क्लोज्ड रिंग और संयुग्मित जो सिस्टम है उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो एरोमेटिक होता है, और ये एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर हकल नियम में n का मान यहाँ पर 0 लगाया गया है, तो ये स्टेबल है, ये बहुत आसानी से बनेगा। यानी सबसे फास्ट रिएक्शन जो है वो 3 का होगा, क्योंकि ये 3 से हमको ये मिला है। तो हम देखते हैं कि ये जो बाकी 3 ऑप्शन हैं उसमें से 3 किसमें सबसे फास्ट है, इसमें और इसमें फास्ट है, इसमें नहीं है, तो इसको काटा। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा सही है। हम देख लेते हैं कि जो नंबर 4 है उससे जो है कार्बोकेटाइन वो एंटी एरोमेटिक बनेगा, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 पाई इलेक्ट्रॉन और संयुग्मित है, तो वो एंटी एरोमेटिक और अनस्टेबल होगा। तो यहाँ भी 4 लास्ट में है, इसका भी रेट सबसे लास्ट में है, ये हमें मददगार नहीं हुआ तय करने के लिए। तो अगर हम देखें कि बाकी दोनों 1 और 2 यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 और 1 दिया हुआ है, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा फास्ट होगा। देखिए 2 ज़्यादा फास्ट होगा, 1 यहाँ से ब्रोमोकैम्फेन से बन रहा है, ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनाना नहीं चाहेगा। इसमें मेसोमेरिज्म के द्वारा ये जो प्लस चार्ज है ये एक बार यहाँ और दूसरी बार यहाँ होके ये स्टेबलाइज हो सकता है, तो इसलिए ये फास्ट बनेगा ना कि नंबर 1। तो 2 की रेट ज़्यादा होगी ना कि 1 की। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में 2 का रेट ज़्यादा है और 1 का रेट कम है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो कि एक आसान क्वेश्चन था और मज़ेदार भी। इस तरह के क्वेश्चन जैम और नेट दोनों में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले डायोक्सेन्स 1,3 डायोक्सेन्स, देखिए 1,3 डायोक्सेन्स की क्या पहचान है। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये दोनों हैं, एक तरफ एक CH2 ग्रुप है, दूसरी तरफ 3 CH2 ग्रुप्स हैं। इनकी स्टेबिलिटी या इनके कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में याद कर लेते हैं बातों को। देखिए आम तौर पे क्या होता है कि जैसे ये बड़ा ग्रुप है और ये छोटा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप अगर इक्वेटोरियल में हो तो उसको स्टेबल माना जाता है, और छोटा ग्रुप अगर इक्वेटोरियल में हो और बड़ा ग्रुप अगर एक्सियल पोजीशन पे हो तो उसको अनस्टेबल माना जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। ये देखिए ये इक्वेटोरियल पर ये बड़ा ग्रुप है और ये छोटा ग्रुप जो है मेथल ग्रुप वो एक्सियल पे है, और स्टेरिक एंडोरेंस इसकी ज़्यादा मानी जाती है, तो इक्वेटोरियल पे ज़्यादा रहना इसका सही माना जाता है। लेकिन इस केस में नहीं। क्यों? क्योंकि मेथल ग्रुप जो है ये जो एक्सियल हाइड्रोजन है उससे थोड़ी बहुत ये रिपल्शन फेस करता है। लेकिन यहाँ जब ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जब एक्सियल पोजीशन पे आ जाता है तो यहाँ इसको टक्कर देने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर ये छोटे एटम्स हैं, इसमें तीसरी वैलेंसी है ही नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, और एक्सियल पोजीशन पे कोई बाधा देने वाला हाइड्रोजन नहीं है इस कॉन्फॉर्मेशन में, तो उसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये नहीं। पहली बात तो ये अपने को ध्यान रखनी है 1,3 डायोक्सेन्स में। इसका क्वेश्चन आता है जैम और नेट दोनों में। दूसरा है ये भी 1,3 डायोक्सेन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर OH ग्रुप है जो एक्सियल पोजीशन पे है, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों ऑक्सीजन के साथ बना सकता है ये वाला हाइड्रोजन, इसीलिए एक्सियल पोजीशन पर OH होने के बावजूद ये ज़्यादा स्टेबल है। तो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, अपने ध्यान में रखते हुए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोर स्टेबल स्पीशीज इन ईच पेयर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स आर, तो ये हमें पहला युग्म, दूसरा युग्म और तीसरा युग्म 3 पेयर हमको दिए हुए हैं, तो इन तीनों में कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो उन्होंने हमको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए हमने अभी देखा था कि ये जो मेथल ग्रुप जो नीचे है एक्सियल पोजीशन पे है, यहाँ इन हाइड्रोजन के साथ वो उसको रिपल्शन होगी, जबकि यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है इन दोनों जगह पे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो 4 होगा ज़्यादा स्टेबल। इसमें तो हम देखते हैं कि 4 का नंबर कहाँ पर है। 4 का नंबर इन तीनों में ही है। चलिए इसका नंबर देख लेते हैं इन दोनों में। यहाँ पर ऐसा कोई डायोक्सेन वाला सिस्टम नहीं है, तो इक्वेटोरियल जो ग्रुप है वो बड़ा ग्रुप हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक्सियल में इसको रिपल्शन फेस होगी हाइड्रोजन से, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ज़्यादा रिपल्शन फेस होगी, जबकि इसीलिए जो बड़ा ग्रुप है वो जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। तो इसमें 1 स्टेबल है, इसमें 4 स्टेबल है, और इसमें ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों ऑक्सीजन की सहायता से, तो यहाँ पर 5 ज़्यादा स्टेबल है। तो 1, 4 एंड 5 किस में है? इस वाले ऑप्शन में 1, 4 एंड 5 है, दैट इज़ वाई इट इज़ द करेक्ट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन हम पहले भी देख चुके हैं। मैकमरे रिएक्शन के ऊपर नेट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और जैम में भी क्वेश्चन आते हैं। पहचान क्या है कि कीटोन होगा और टाइटेनियम का क्लोराइड होगा और कोई रिड्यूसिंग एजेंट इसके साथ होगा। बहुत आसान है कि C डबल बॉन्ड O को हटा देते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे C डबल बॉन्ड C से, यानी मैकमरे रिएक्शन में जो है एल्डिहाइड या कीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़ेंगे और एल्कीन बना देंगे टाइटेनियम टाइक्लोराइड की प्रेजेंस में, या इसी से मिलते जुलते दूसरे जो टाइटेनियम के क्लोराइड्स हैं और एक रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होती है, और हम देख सकते हैं कि हमें इस प्रकार से एल्कीन प्राप्त होता है। याद कर लेते हैं क्लीवेज ऑफ ईथर्स, एसिडिक क्लीवेज ऑफ ईथर्स। एसिड के प्रेजेंस में जो ईथर होता है, ईथर OR ग्रुप जो है वो OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये देखिए HI हेलोजन के जो एसिड्स हैं उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है, और एल्किल हैलाइड जो है वो यहाँ पर प्राप्त होता है इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनकर, और आप देख सकते हैं इस कार्बन और आयोडो के बीच में बॉन्ड बना है, और ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हुआ है या टूटा है, और इस तरह से OH और RX, यहाँ जो एल्किल ग्रुप है वो मेथल ग्रुप है, तो इस तरह से दो हमें
प्रोडक्ट्स मिलते हैं ईथर के एसिडिक क्लीवेज के द्वारा। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है हमको यहाँ पर, ये है एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है। देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें मैकमरे रिएक्शन है, और मैकमरे रिएक्शन है तो दो ग्रुप्स आपस में, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, जो कि यहाँ पर इन तीनों में दिखाया हुआ है। अब इनमें से कौन सा हमारा आंसर है वो हम कैसे पता करेंगे? देखिए कि एटम्स ढूंढ लेते हैं, 1 2 और 3, यानी टोटल 6 एटम्स होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 इन 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें आप देखें कि एटम्स के नज़रिए से सारे एक जैसे दिख रहे हैं, और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं और कीटो ग्रुप्स हैं, यहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड है और 2 कीटो ग्रुप्स हैं, और यहाँ पर ये जो सिमेट्रिकली डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, सबसे जो सिमेट्रिक है वो ये मॉलिक्यूल है, तो इसकी संभावना ज़्यादा है। तो ये यहाँ तक हम किस प्रकार से पहुँचे हैं वो देखें कि ये C डबल बॉन्ड O, ये जो यहाँ पर है वो यहाँ इस साथ वाले उस कार्बन पर है जिस पे पीएच जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ पर पीएच जुड़ा हुआ है उसके साथ वाले कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है, उसके साथ के नेक्स्ट वाले कार्बन पे है, यानी उसी कार्बन पे नहीं, उसके साथ वाले कार्बन पे है। तो ये हम कैंसिल इसको कर सकते हैं। और इसी तरह से भी हम देख सकते हैं कि बाकी जो रिएक्शन है हम इसको करके देखते हैं, तभी जाके पता पड़ेगा कि ये रिएक्शन कैसे हुई। सबसे पहले इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, दोनों मॉलिक्यूल्स को लिख के हम डबल बॉन्ड बनाते हैं। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल दोनों हमने यहाँ पर लिखे और साथ में इसका डबल बॉन्ड बनाया। ये देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है उसको हमने छेड़ा नहीं है, वो एज सच है। जहाँ C डबल बॉन्ड O था उसकी जगह C डबल बॉन्ड C दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ के हमने लिख लिया है। अब इसका क्या है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस सॉरी इसका किया है हमने, ये ईथर है, इसका किया हमने क्लीवेज। तो वाटर के प्रेजेंस में हमने इसका क्लीवेज एसिड के द्वारा हमने इसका किया, और जिसकी वजह से यहाँ पर MECL निकल जाता है, और यहाँ पर OH जो है OMe की जगह OH बन जाता है, जो कि हमने ईथर के क्लीवेज में याद करके देख लिया था। तो ये दोनों OH बने। आप देखें यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, जिसमें कि कोई परिवर्तन मैकमरे रीअरेंजमेंट के द्वारा या फिर ईथर के क्लीवेज के द्वारा नहीं आया है। लेकिन ये बने क्या हैं? दिस इज़ इनॉल एंड दिस इज़ ऑल्सो इनॉल। ये 2 इनॉल बने हैं और इनका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कीटो ग्रुप्स यहाँ दोनों बन जाते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाए और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, तो ये भी कीटो ग्रुप में चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सिमेट्रिक एक मॉलिक्यूल बना है, और जिस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है उसी कार्बन पर PH ग्रुप है, और एकदम बीच में जो है C डबल बॉन्ड C है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर दिया हुआ है वही इस कंडीशन को फुलफिल करता है, और इसका करेक्ट आंसर है, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर जस्टिफिकेशन देखा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत आसान सा है देखने में। अगर आपको दिक्कत इस तरह से ऐसा लगे कि मुश्किल है, तो कभी भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को देखकर घबराया मत कीजिए, नर्वस मत हुआ कीजिए। आप जैसे उसमें हाथ लगाएंगे वो इजी हो जाएगा। इन्होंने 1H NMR के 3 सिग्नल्स वाला कंपाउंड चुनने के लिए कहा गया है, और कहा है, और जिसमें रेशियो जो है 1:2:3 आएगा। पहले वाले अगर आप इसको देखें, यानी 1:2:3, यानी 3 प्रकार के जो NMR सिग्नल होने चाहिए, 3 प्रकार के प्रोटॉन होने चाहिए। ये बोरोन है, ये नाइट्रोजन है, इसमें 3 CH3 जो इक्विवेलेंट है, ये भी 3 CH3 एक जैसे हैं। तो इसमें एक ये सिग्नल देगा और एक ये सिग्नल देगा, यानी टोटल इसमें 2 सिग्नल आएंगे। तो इसको अपने को टच नहीं करना है, हमें चाहिए 3 सिग्नल वाला कंपाउंड। तो ये हो गया कैंसिल। यहाँ अगर हम देखें तो ये जो CH2 CH3 और CH2 CH3 2 अलग अलग एटम से जुड़े हुए हैं। ये बोरोन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये एक सिग्नल देगा, ये दूसरा सिग्नल देगा, और ये तीसरा सिग्नल देगा, और ये चौथा सिग्नल देगा। इसमें 4 सिग्नल्स आएंगे, हमें चाहिए 3 सिग्नल वाला कंपाउंड, तो इसको हमने कैंसिल किया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ एक तरह का प्रोटॉन है, यहाँ दूसरे तरह का प्रोटॉन है, यहाँ तीसरे तरह का प्रोटॉन है, यहाँ भी
एक तरह का प्रोटॉन है, दूसरी तरह का प्रोटॉन है, और NH3 का ये तीसरी तरह का प्रोटॉन है। तो इन दोनों में से ही आंसर हो सकता है। 1:2:3 ढूंढना है अपने को। यहाँ हमने इसको लिखा है, ये तीनों कितने प्रोटॉन सिग्नल देंगे, 3 प्रोटॉन देंगे। इसके 2 × 3 यानी 6 प्रोटॉन्स इस तरह के होंगे। यहाँ 3 × 3 यानी 9 प्रोटॉन इस प्रकार के होंगे। तो यहाँ हमने इसलिए यहाँ पर 3, 6 और 9 लिखा है। यहाँ पर इसके 3 होंगे, यहाँ 2 × 3 इसके 6 होंगे, इसका 3 × 3 यानी टोटल 9 प्रोटॉन्स यहाँ पर इसके होंगे। अगर हम तीनों को 3 से भाग दे दें तो 1, 2, 3 इस तरह से आएगा। उसी तरह से अगर हम इन तीनों को 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, और इसके लिए आ जाएगा 2, और इसके लिए आ जाएगा 1। तो 1:2:3 हमको यहाँ पर रेशियो में इन दोनों कंपाउंड्स जो हैं वो NMR के सिग्नल्स हमें देंगे। यहाँ जो ये मैंने 3 लिखा हुआ है, ये इनको गिनती लिखी हुई है, और अगर आप इसको उस तरह से समझना चाहते हैं तो आप देखें, ये 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा। ये देखिए 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा। रेशियो, क्योंकि जो सिग्नल का NMR में जो रेशियो होता है वो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है उसके प्रोपोर्शनेट वो पीक की हाइट या पीक की इंटेंसिटी उतनी होती है जितनी संख्या हाइड्रोजन्स की होती है। तो ये जो तीनों रेशियो हैं वो 1:2:3 के अनुपात में हैं। जबकि जो ये दोनों जो हैं उनके हमने यहाँ पर लिखे भी हैं। ये एक सिग्नल आएगा 9 और दूसरा सिग्नल 9, यानी दोनों संकेत ये 1:1 रेशियो के होंगे। यहाँ पर ये जो सिग्नल्स होंगे वो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये दोनों सिग्नल, ये चारों सिग्नल आएंगे 3:2:2:3, यानी 4 संकेत प्राप्त होंगे। तो दोनों आंसर ये गलत हैं, और नीचे के दोनों जो ऑप्शंस हैं दोज आर करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, बहुत इजी है। इन्होंने आइसोप्रीन के बारे में पूछा है। आइसोप्रीन का यूनिट आपको मालूम ही है। इस तरह का 5 सदस्यीय जो कार्बन है वो अपने को ढूंढना होता है इसके अंदर आइसोप्रीन की जब बात की जाती है। और आइसोप्रीन में एक डबल बॉन्ड होता है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि जो वो पॉलीमराइज होकर इस तरह से पॉलीमर मॉलिक्यूल अपने को देता है। इन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ हेड टू टेल आइसोप्रीन लिंकेजेस इन द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पर हेड ये रहा जहाँ पर मेथल ग्रुप है, और ये टेल यहाँ जैसे आप देख सकते हैं इस पूरे को मैंने मार्क कर दिया है। हेड एंड टेल में एक ये लिंकेज है जो टेल लिंकेज है जो इन्होंने नहीं पूछी है। हालांकि ये भी आइसोप्रीन के लिंकेजेस ही हैं, लेकिन ये आंसर में काउंट नहीं होंगे। जो हेड है मेथल ग्रुप की तरफ है, ये रहा उसका पूंछ यानी टेल, ये हेड ये मेथल ग्रुप का। तो आप देख सकते हैं कि ये एक आइसोप्रीन यूनिट है, दूसरा आइसोप्रीन यूनिट है। इस तरह से आइसोप्रीन यूनिट इसमें लगे हुए हैं। देखिए यहाँ से आइसोप्रीन यूनिट है और ये आइसोप्रीन यूनिट है। और अगर कुल हम देखें, देखिए हेड के साथ टेल की बॉन्डिंग हो रही है, हेड के साथ टेल की बॉन्डिंग हो रही है, हेड के साथ टेल की बॉन्डिंग हो रही है, और हेड के साथ टेल की बॉन्डिंग हो रही है। तो 4 इसमें जो है हेड टेल लिंकेजेस हैं, तो इसका आंसर होगा 4। और जो 5वां है वो टेल लिंकेज है। तो इट वॉज क्वाइट ईजी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आए होंगे और आसान लगे भी होंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।